नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव जी के बेटे अभिषेक भार्गव। मैं गोपाल भार्गव जी का बेटा तो कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जन नेता बन चुका। गड़ाकोटा रैली में इस बार जनता चाहती थी कि अभिषेक भार्गव को टिकट मिले, लेकिन अचानक पार्टी ने तय किया कि नहीं, एक और मौका गोपाल भार्गव जी को देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, चुनाव से पहले गोपाल भार्गव जी ने एक बयान दिया, जो बयान पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है। मैं अभिषेक जी से शुरुआत ही वहीं से करूंगा। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल भार्गव जी का एक बयान था कि मुझे एक बार मौका दीजिए, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी में कोई सीएम का फेस नहीं है। पार्टी ने इस बार बगैर चेहरे को सामने रखे चुनाव लड़ा है। संभवतः हो सकता है कि बहुमत मिलेगा तो इस बार मुख्यमंत्री पद का उनको अवसर मिल सकता है, और ये बात सही है। मुझे याद है उमा जी चाहती थी कि ये बने, लेकिन क्या कारण से मुझे नहीं पता है। गोपाल भार्गव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 15 साल पहले बन जाना चाहिए था। लगता है कि इस बार उनका जो अधिकार है वो मिलेगा। देखिए, अधिकार की बात तो नहीं कहूंगा, योग संयोग की बात जरूर कहेंगे। 2003 से लेकर 2023 तक कोई ना कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहा है, 2018 के विधानसभा चुनाव तक। लेकिन वर्तमान के 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई स्पष्ट उम्मीदवार मुख्यमंत्री कैंडिडेट का नहीं है। तो इस कारण से वरिष्ठता होने के नाते, चूंकि 9वां चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं, तो 9वीं बार के जीता हुआ विधायक सिर्फ एक ही होगा। तो वरिष्ठता के आधार पर और पुराना जो रिकॉर्ड है, इतने वर्ष मंत्री रहने का, नेता प्रतिपक्ष रहने का, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मजबूत दावेदार बनाती हैं। महत्वाकांक्षाएं सभी की होती हैं, लेकिन मेरे पिताजी का जो स्वभाव है वो कहीं अड़ने का नहीं है, कहीं लड़ने का नहीं है। जो मिल गया उसी में खुश हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता चाहती है कि 9वां चुनाव है, संभवतः अंतिम चुनाव है, और इतनी वरिष्ठता है और इतनी लोकप्रियता के साथ हम चुनाव जीत कर आएंगे, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता का ये मन में विश्वास रहता है और उत्कंठा रहती है कि 40 वर्षों से हमने जिस पौधे को रोपा है, अगर वह आज इतना वट वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमें भी उसका कुछ, क्षेत्र की भावनाएं ऐसी हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अगर पार्टी जब विचार करे तो हमारा नाम भी दावेदारों के रूप में शुमार हो। और पार्टी निश्चित रूप से, मुझे ऐसा लगता है कि जब बात आएगी तो शिवराज जी को निश्चित रूप से केंद्र में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी शिवराज जी बहुत बेहतर करके दिखाएंगे, जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में करके दिखाया है। क्योंकि हमें आगे की भी राजनीति प्लान करनी पड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो वैचारिक संस्थाएं हैं वो कुछ 2-5 साल का एम लेकर नहीं चलती। हमारा एम काफ़ी बड़ा है, और निश्चित रूप से अगर इस लक्ष्य में भैया गोपाल भार्गव कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। अभिषेक जी, कल शिवराज जी ने एक पत्रकारों की टीम बुलाई थी, अनौपचारिक चर्चा की थी, और उन्होंने जिस तरह का एजेंडा पत्रकारों के सामने रखा, उससे तो ये लग रहा है कि 3 तारीख के बाद कभी भी शपथ लेने वाले हैं। इन्होंने स्वयं को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि अगला बजट कितना होगा। उन्होंने ये भी बता दिया कि लाडली बहना के लिए हम प्रावधान कितना कर रहे हैं। तो क्या ये पार्टी लाइन है, जिस तरह का शिवराज जी ने कल, जब चेहरा सामने था ही नहीं, तो शिवराज जी ने अगला स्वयं को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया एक तरह से कल? देखिए, शिवराज जी से कोई विरोध नहीं है, शिवराज जी का पार्टी में कोई विरोध नहीं है, शिवराज जी का संसार में कोई विरोधी नहीं है। वो इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मेरे पिताजी के भी अनन्य सहयोगी हैं, सदैव उन्होंने सपोर्ट किया है। बात अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं की ना कहकर बात अपनी अपनी दावेदारी की कहूँगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम भी दावेदार हैं। लेकिन अगर बात ऐसी आएगी, कोई कंट्रोवर्सी की बात आएगी, तो निश्चित रूप से जितना मैं अपने पिताजी को जानता हूँ, वो किसी से बैर भाव नहीं पालते, ना किसी से विरोध पालते हैं। अगर पार्टी कहेगी तो वो आगे आएंगे, अगर पार्टी नहीं कहेगी तो कहीं से कहीं तक 1% भी, चाहे शिवराज जी हो चाहे कोई भी हो, 1% भी कोई बैर भाव या विरोधाभास की बात भैया गोपाल भार्गव की तरफ से आपको कभी सुनने नहीं मिलेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये गोपाल भार्गव जी एकमात्र शायद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो फॉर्म भरने के बाद वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। पिछले 2-3 बार से हम देख रहे हैं, पहले तो गए, लेकिन 2-3 बार से लगातार हम देख रहे हैं कि वो फील्ड में नहीं जा रहे हैं। यदि धोखे से कभी कहीं चले भी जाएं या बाजार में दिख भी जाएं, तो पब्लिक के लोग इकट्ठे होकर आते हैं कि क्या हमें भरोसा नहीं है हमारे ऊपर। ऐसी लोकप्रियता, मुझे तो नहीं लगता कि शायद भारतीय जनता पार्टी के देश में कोई दूसरा नेता हो जो फॉर्म भर दे और उसके बाद में घर में आराम से टीवी देखता रहे, या आराम से बात करता रहे, या बैठ के दोस्तों के साथ गपशप करता रहे। देखिए, 2013 के विधानसभा से यह शुरुआत हुई। जब 2013 का विधानसभा चुनाव आया, तब
फॉर्म भरने के बाद वो जब किसी गांव में गए तो गांव के लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया कि भैया आप हमारे गांव में आओगे तो आपकी वोट प्रभावित होंगे, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके कार्यकर्ता हैं, जब 5 साल आप हमारे लिए काम करते हो, तरह तरह के जो शासकीय योजना है उनका लाभ भी दिलाते हो, जो शासकीय योजनाओं के दायरे में नहीं आती निजी रूप से भी आप इतनी मदद करते हो, तो एक जो कार्यकर्ता का और क्षेत्र की जनता से 3-3 पीढ़ियों का जो संबंध भैया गोपाल भार्गव ने विकसित किया है, बनाया है, उसके आधार पर ये तीसरा चुनाव है जिसमें भैया गोपाल भार्गव अपने फॉर्म भरने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकले। चुनावी सभाएं जरूर की, वो भी 2-3 सभाएं की, लेकिन किसी गांव में वोट मांगने के लिए नहीं गए। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ये कोई अति आत्मविश्वास की बात नहीं, ये विश्वास की बात है। और ये विश्वास हमारी क्षेत्र की जनता ने स्वयं भैया गोपाल भार्गव को दिलाया। आप टीवी देखने की बात करते हो, टीवी नहीं देखी होगी उन्होंने, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक वो घर पर ही रहते थे और कार्यकर्ता और गांव-गांव से लोग गाड़ियां भरकर उनके पास आते थे। अलग अलग समाजों के लोग उनके पास आते थे, अलग अलग पोलिंग्स के लोग उनके पास आते थे और एक उत्सव का माहौल हमारे घर में रहता था। गाजे बाजे बज रहे हैं और हमारे यहाँ मोनिया नृत्य हो रहे हैं, बरेदी नृत्य हो रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल नृत्य हैं, ये गांव की पार्टियां लेकर आती थी बिफोर चुनाव के दौरान, चुनाव के दौरान, वोटिंग के पहले लोग आते थे और बाकायदा उत्सव के रूप में ही पूरा चुनाव लड़ा गया। इस पूरे चुनाव में कहीं कोई बैरभाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं तक नहीं रहा। बड़ा उत्सव के रूप में चुनाव लड़ा गया और इस बार भी भैया गोपाल भार्गव कहीं गए नहीं। लेकिन एक बात तो है कि 2018 में भी अभिषेक भार्गव का नाम चला था, संगठन भी विचार कर रहा था, 2023 में भी यही हुआ। आखिर कारण क्या है? इतना ज्यादा आप मेहनत करते हैं, आपके पीछे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एकमात्र मंत्री के पुत्र हैं आप, जिनने आज तक अपने पिता के प्रशासनिक काम में कभी इंटरफेरेंस नहीं किया, ये मैं भी इसका गवाह हूं। इसके बाद भी संगठन ने अभी तक अभिषेक भार्गव को टिकट देने के बारे में विचार क्यों नहीं किया? और यदि मान लीजिए रैली में गोपाल भार्गव जी को देना है तो आसपास सारा पूरे जिले में काम है, आपको अभी तक क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया? देखिए, पहले तो जब मैं राजनीति में आया तो अपने पिताजी के सामाजिक कार्यों को समझने का प्रयास किया। फिर उसके बाद जिस पार्टी से हम जुड़े, जिस पार्टी में हम रहे, जिस पार्टी ने मान दिया, सम्मान दिया, पहचान दी, उस पार्टी को समझने के लिए मैंने संगठन में काम करना शुरू किया। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, कार्य समिति सदस्य रहते हुए काम किया। कई उपचुनाव के प्रभारी भी पार्टी की तरफ से मुझे बनाया गया। तो फिर मैंने संगठन को समझा। फिर और ज़्यादा राजनीतिक गहराइयों तक जाने के लिए मैंने अपने क्षेत्र तक फिर अपने आप को सीमित किया और प्रत्येक पोलिंग पर अलग अलग जातियों के, अलग अलग गाँव के, अलग अलग वर्गों के जो मानसिक भाव होते हैं, जो राजनीति में बहुत काम के आते हैं, जो स्वभाव होते हैं, जो चरित्र होते हैं, उनको समझने का प्रयास किया। तो मैं अपने क्षेत्र तक फिर थोड़ा सीमित हुआ। अब बात आती है कि पार्टी ने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया। पार्टी तो टिकट कभी भी दे सकती थी, लेकिन चूंकि उसके लिए मुझे अड़ना पड़ता, कहीं ना कहीं लड़ना पड़ता, कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग टाइप की चीज़ मुझे कहीं ना कहीं करनी पड़ती। लेकिन पार्टी का जो एजेंडा है 2014 के बाद से, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, तो शुरू में मुझे लगता था कि एक अपने आप को एक नैतिक उत्तराधिकारी मानता था कि मुझे लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए या विधानसभा का मिलना चाहिए, खासतौर से लोकसभा के लिए। लेकिन जब मैंने देखा कि पार्टी एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर काम कर रही है कि परिवारवाद के मुद्दे को या परिवारवाद को हमें राजनीति से हटाना है, उसको आगे नहीं बढ़ाना है, तो फिर मुझे लगा कि जब इतना बड़ा लक्ष्य पार्टी लेकर चल रही है और हम अपने निजी स्वार्थ के लिए इतने बड़े लक्ष्य को अगर कहीं खंडित करते हैं, कहीं कलंकित करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस पार्टी ने हमें मान दिया, सम्मान दिया, उसके प्रति हम अपना धर्म नहीं निभाएंगे। इस कारण से कई बार मैं स्वयं भी बैक हुआ हूँ। और निश्चित रूप से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का आकलन करती रहती है। ये हमारी पार्टी की विशेष बात है, खूबसूरत बात है। आप ऐसा नहीं है कि आपके काम को कोई देख नहीं रहा, आपके काम को बाकायदा देखा जा रहा है। और जब भी आवश्यकता लगेगी, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व मुझसे पार्टी ने कहा था कि इस बार मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा, तो मैं एक प्रकार से अपनी पूरी टीम बनाने में तैयार था। फिर अचानक दिल्ली से पिताजी के लिए चुनाव लड़ाने की चर्चा हुई, तो फिर बात सेम ही थी कि टीम वही काम करनी थी, चाहे वो मेरे लिए काम करती, चाहे पिताजी के लिए काम करती। विशेष बात ये रही इस बार के चुनाव में कि अगर मैं पीछे हटा हूं तो कहीं ना कहीं मैं अगर जीतता तो केवल विधायक बनता, और अगर मेरे पिताजी जीत रहे हैं, सरकार बन रही है, तो मंत्री तो पार्टी के आदेश से बनेंगे ही, पार्टी के निर्देश से बनेंगे ही, और अगर प्रमोशन होता है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात पूरे क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए होती। इसलिए मैं स्वयं भी कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हुआ हूँ।
अभिषेक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है, सवाल ये भी बनता है कि आप लगातार पूरे गढ़ाकोटा और रैली क्षेत्र को अपना परिवार की तरह मानकर, मैंने ये भी देखा कि आपके घर पे यदि कोई खुशी आई, आपके घर पे बेटा भी हुआ, तो एक एक घर में आपने मिठाई भेजी है। ये मैंने सब चीज़ें देखी हैं। तो ये जो लोकप्रियता हुई है गोपाल भार्गव जी, उस लोकप्रियता में या वो घर बैठ के चुनाव जीत रहे हैं, इसमें अभिषेक का कितना योगदान है? अभिषेक की जो एक्टिविटी है, जो आपकी सक्रियता है, क्योंकि मैंने देखा है कि भोपाल को भार्गव जी संभालते हैं और गढ़ाकोटा और उसको पूरा की पूरा आप एक एक उस पे गांव में और एक एक पोलिंग बूथ पे मैंने देखा है आपकी सक्रियता। तो ये जो निश्चिंतता है चुनाव में, उसमें आपकी कितनी मतलब भूमिका है इसमें? पिछले 10 वर्षों में भूमिका बड़ी है और निश्चित रूप से जब मंचों से नेता कहते हैं कि ये जनता मेरा परिवार है, तो कई कई लोग तो केवल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमने, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे हुए तो मिठाइयाँ हमने घर घर पहुँचाई। हमारे यहाँ लड्डू कहते हैं, बिस्वार के लड्डू कहते हैं। तो गन्ता दस्टोन के पूर्व अगर किसी के परिवार में बच्चे होते हैं तो रिश्तेदारों में, नातेदारों में, व्यवहार वालों के यहाँ लड्डू पहुँचाने की रीति है, परंपरा है हमारे यहाँ। तो अगर हमने कहा है तो फिर हमने करके भी दिखाया है कि ये क्षेत्र केवल कहने के लिए हमारा परिवार नहीं है। अगर बात संबंध निभाने की आएगी तो हम उनके सुख में भी खड़े रहेंगे, उनके दुख में भी खड़े रहेंगे। देखिए, एक प्रकार की मेरी सोच है कि व्यक्ति जब दुखी होता है तो उसे लगता है कि संसार भर का आदमी आए और उसका दुख बांटे, लेकिन जब बड़ा व्यक्ति सुखी होता है तो वो कब कितने लोगों को कैसा याद रख रहा है, ये उस समय पता चलता है, क्योंकि लोग सुख में सबको भूल जाते हैं। अगर भैया गोपाल भार्गव में सुख में अपने पूरे क्षेत्र को परिवार की तरह याद किया, स्वयं भी प्रसन्न हुए, लोगों का मुंह भी मीठा कराया, तो मुझे लगता है कि यही एक नेता की पहचान होनी चाहिए कि वो अपने सुख में जनता को नहीं भूल रहा। दुख में तो सब चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारे पास आए। अब बात होती है मेरी, तो 10 वर्षों से लगातार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों का मैं लगातार हिस्सा हूँ और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज भी कर रहा हूँ और कार्यक्रमों में सहभागिता भी कर रहा हूँ। क्योंकि प्रशासनिक काम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पार्टी के स्वयं के राजनीतिक काम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, संगठन के काम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अकेले पिताजी उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने अपने हाथों में ली कि हमारे क्षेत्र से उनकी एक निश्चिंतता हो जाए और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी मिले, मध्य प्रदेश सरकार को भी मिले। तो 10 साल से मैं स्वयं प्रत्येक पोलिंग पर अपने कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से लगातार संपर्क में हूँ, उनके सुख में, उनके दुख में, जनता के सुख में, जनता के दुख में लगातार काम मैंने इन 10 वर्षों में किया है। और उसका लाभ यही मिल रहा है कि हर बार जो जो चुनाव आते जाते हैं तरह तरह के, चाहे वो नगर पालिका के हों, चाहे जिला पंचायतों के चुनाव हों, चाहे हमारे विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हो, तो उसमें फिर मेरे पिताजी को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी पूरी टीम उन सारे चुनाव को हैंडल करती है। अभिषेक जी, नेता का, मंत्री का पुत्र होना और उसके बाद में इतनी सारी ताकत मिल जाती है, इतनी वो उसको एब्जॉर्ब करना और फिर अपने पिता की छवि को बनाए रखना, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तमाम ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि नेता पुत्रों के लाइन से उतरने से नेता की छवि खराब हो रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप भी समझते हैं कि किस तरह से नेता पुत्रों ने उस ताकत का दुरुपयोग भी किया है। आपको इसको करने के लिए अपने आप को कितना अलर्ट रखना पड़ता है, क्योंकि आपका नाम का दुरुपयोग हो सकता है, पिता की छवि आपके हर कृत्य से जुड़ी हुई है, आपका एक एक एक्शन कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव जी की छवि से जुड़ा रहता है। तो आप किस तरह से इसको मेंटेन करते हैं, कितना अलर्ट रहते हैं? आपके नाम का कहीं कोई टेंडर हो, क्योंकि PWD जैसा विभाग आपके पिता के पास है, तो इसको बनाने के लिए आपको कितने सतर्क रहना पड़ता है? किस तरह से इसको निभा पाते हैं आप? देखिए, कुछ सिद्धांत समय के साथ मैंने अपने जीवन में बनाए हैं। पहला तो यही कि किसी भी प्रकार से क्षेत्र के बाहर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कोई हस्तक्षेप मैं करूंगा नहीं, यानी कि कोई ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, टेंडरिंग वगैरह इन सारी चीज़ों में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। दूसरा, मैं भोपाल बहुत कम आता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा आना शुरू करूँगा तो तरह तरह के लोग मुझे यहाँ पर मिलना शुरू करेंगे जो बुद्धि भ्रमित करेंगे। मेरा टोटल फोकस रेहली विधानसभा क्षेत्र को लेकर रहता है। दूसरी बात, मेरा खुद का कमाया हुआ कुछ नहीं है, ये मेरे पिता के नाम की जो पूंजी है, जिसके कारण मुझे आदर मिल रहा है, नाम मिल रहा है, प्रेफरेंस मिल रही है, तो ये उनकी कमाई हुई पूंजी है। मुझे कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं अपने किसी कृत्य से, किसी काम से, किसी वाक्य से उनके छवि को धूमिल करूं। तो ये सारे लोगों को समझना चाहिए कि अगर आज हम कहीं ना कहीं अपने एक ऐसे अन्य सामान्य व्यक्ति से अगर थोड़ा ऊपर उठकर खड़े हुए हैं, तो इसमें हमारा खुद का कुछ कमाया हुआ नहीं है। और
निश्चित रूप से अगर आप कहीं ना कहीं जब पैसों के मामलों में इन्वॉल्व हो गए, आप कहीं ना कहीं पावर के मामलों में इन्वॉल्व हो गए, तो निश्चित रूप से फिर मन में कहीं ना कहीं खोट आते हैं और फिर उल्टे सीधे काम भी लोगों के माध्यम से हो जाते हैं। मैं इन सारी चीज़ों से बचना चाहता हूं, इसीलिए बहुत ही न्यूनतम व्यावसायिक गतिविधियां करता हूं और प्रशासनिक गतिविधियां मैं केवल अपने रेहली विधानसभा क्षेत्र में ही करता हूं। एक और आरोप लग रहा है कि गोपाल भार्गव जी की कहीं ना कहीं कमलनाथ जी से सेटिंग है, क्योंकि इतना कमजोर कैंडिडेट दिया है इस बार। क्या वास्तव में आप मानते हैं कि कमलनाथ जी ने जानबूझ के इतना कमजोर कैंडिडेट आपके क्षेत्र में दिया है? क्या गोपाल भार्गव जी से उनकी कोई चर्चा पहले हो गई? जिस तरह का माहौल वहां देखा जा रहा है कि एक मजबूत कैंडिडेट की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जो वहां खड़ी हुई हैं ज्योति पटेल, उनके बारे में बता रहे हैं कि गोपाल भार्गव उनकी कोई तुलना ही नहीं थी। जिस तरह बुधनी में ये आरोप लग रहा है कि शिवराज जी को कमजोर कैंडिडेट दिया है, वैसे ही आरोप यहाँ के भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव के सामने कमजोर कैंडिडेट दिया गया। नहीं, मैं तो ऐसे आपको 25 विधानसभा क्षेत्र गिना दूंगा जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के विपक्ष में कांग्रेस के बहुत ही कमजोर उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस की गलती नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के उन उम्मीदवारों की, उन कैंडिडेट्स की, उन नेताओं की मजबूती है। इसमें कमलनाथ जी ने कहे, लेकिन इतने कमजोर कैंडिडेट पर भी आपको हमला किया, किस तरह के आरोप 2 दिन से लग रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी लगातार रैली में दौरे कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी बड़े संभल के कहा है गोपाल भार्गव जी के खिलाफ। दिग्विजय सिंह जी ने भी बड़ा तीखा बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा मुझे पंडित गोपाल भार्गव से उम्मीद नहीं थी कि वो हमला कराएंगे, और वो भी महिला कैंडिडेट। नहीं, कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। जो हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं वो भी छोटी बहन की तरह है। हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर इस प्रकार का हमला कराएं। पूरा चुनाव हमने इतनी शालीनता से लड़ा, पूरा चुनाव हमने बड़ी सजगता से लड़ा। प्रत्येक भाषणों में मैंने यही कहा है कि हमें कांग्रेस के षड्यंत्रों से सावधान रहना है। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन से ही ये सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी झगड़ा करने की। उसके पूर्व में भी मैंने अपने भाषणों में जब लोगों को सचेत किया था तो इसी बात को लेकर आगाह किया था, जो ये सारी चीज़ें आगे का घटनाक्रम षड्यंत्र पूर्वक होने जा रहा था। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत इतना घटिया काम किया गया, जिसकी मैं खुद भी निंदा करता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ इंटेलिजेंस के लोग, पुलिस के लोग इसकी विस्तृत जांच करें, ताकि ये चीज़ निकल कर तो आए कि वास्तव में हुआ क्या है, वहां पर कौन लोग थे हमला करवाने वाले, कैसे वहां पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, बाहर से गाड़ियां कैसे आईं, और सुबह से जब इन लोगों का मूवमेंट गड़ागोटा में हो रहा था तो क्यों हो रहा था। ये सारी चीज़ें हैं। बात एक चीज़ और निकल कर आती है कि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जो मुझे दिखाए गए, जिसमें कहा जा रहा है किसी हमारी एक समाज विशेष को लेकर उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि आपकी बेटी खड़ी है, आप कहाँ हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को यही मानकर चलता हूँ कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र समाज में विद्वेष फैलाने का, जाति संघर्ष भड़काने का इन लोगों का रहा है। हम लोगों ने पूरी कैंपेनिंग इतनी सजगता से की है और उत्साह भरे माहौल में की। हमने तो कभी कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम नहीं लिया। आप मेरे पूरे वीडियोस उठाकर दे सकते हैं। तो कह रहे हो कि वो छोटी बहन की तरह है। तो कभी उससे संवाद हुआ कि भाई ये क्यों कर रहे हैं? कभी नहीं, कोई संवाद हम लोगों का हुआ नहीं। कभी हमने किसी प्रकार का संवाद किया नहीं। मेरा मतलब एक सौजन्यपूर्ण माहौल में उससे बात की हो कि भाई ऐसा क्यों कर रही है। जब छोटी बहन आप उससे कह रहे हैं तो भाई ये क्यों हो रहा है? जहां तक जिस दिन उनकी नामांकन रैली थी कांग्रेस की, तो उनके कार्यकर्ताओं का एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके कार्यकर्ताओं को हम लोग ही उठा के लेकर आए थे। और उसके बाद जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर वो भी आई थी, कांग्रेस प्रत्याशी भी आई थी। हमारी आपस में नमस्कार भी हुई। मैंने उनसे कहा कि कोई आवश्यकता पड़े आपको तो निश्चित रूप से बताइएगा, क्योंकि उनके कार्यकर्ता इतने ज़्यादा जख्मी थे कि उन्हें सागर रेफर करना पड़ा। मेरी खुद की एम्बुलेंस उनको लेकर सागर गई थी और लगातार उसके बाद उनके कार्यकर्ता मेरे संपर्क में रहे इलाज हेतु। तो ये स्वभाव हमारा है, किसी की हत्या करवाने का षड्यंत्र, किसी पर हमला करवाने का काम ये भैया गोपाल भार्गव नहीं करते और हम भी नहीं करते। और मैं अभी भी कहूँगा कि अगर किसी को ऐसा लगता है तो मुझसे प्रत्यक्ष बात करे कि भाई आपने ऐसा क्यों करवाया है। वो मेरी छोटी बहन की तरह है और निश्चित रूप से जैसी मेरी बहनें हैं वैसी वो भी बहन है। अगर उसे ऐसा लगता है तो मैं पर्सनली उसको सुरक्षा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ अंदरूनी तौर पर ऐसा षड्यंत्र ना चल रहा हो जिसमें हानि दोनों प्रकार की हो। एक तो भैया गोपाल भार्गव की हत्या के षड्यंत्र के ऑडियो वीडियो वायरल हुए हैं, पूरे चुनाव में वही सारी चीज़ों की चर्चा चलती रही। फिर महिला को आगे करके कुछ लोग अपनी अंदर की कुंठा को भुनाने का प्रयास करते रहे। उस दिन का जो इंसिडेंट है वो विस्तृत रूप से एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है
और निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या गोपाल भार्गव जी इस पे पत्र लिखेंगे डीजीपी को या मुख्यमंत्री को या यहाँ के मुख्य सचिव को इसकी विस्तृत जांच के लिए? देखिए, सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान भी दिया है कि इस प्रकार का, मैं तो कहता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग भी निकाली जानी चाहिए, कॉल डिटेल्स भी निकालनी चाहिए, किस किस ने किस किस को फ़ोन लगाया, ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आए। क्योंकि ये जो नहीं, ये मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी ओर से पहल होगी जांच के लिए? निश्चित कि रूप से इसके हम कर लिए सकते हैं। एसआईटी गठित हो जी। और एसआईटी में बड़े जिम्मेदार अधिकारी हों जो इसकी पूरी विस्तृत जांच करें। निश्चित रूप से हम अपनी तरफ से भी पत्र लिख सकते हैं और लिखेंगे ही। आपका सुझाव भी बहुत अच्छा है। अभी चूंकि पूरी पुलिस प्रशासन अभी निर्वाचन की प्रक्रिया में लगी है, अभी आप 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो जब माहौल ठंडा होगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी या ना भी बनेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन पत्र हम निश्चित रूप से लिखेंगे कि इस घटना का जो घटना चक्र है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये सारी चीज़ें निकल कर आनी चाहिए। क्योंकि मुझे अंदेशा इस बात का भी है कि दोनों लोगों की हत्या का षड्यंत्र कोई तीसरा रच रहा है निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि जब एक प्रकार से ट्रैक्टर से कुचलने की बात आती है कि अभिषेक भार्गव, आप ये माने कि ज्योति के बस की नहीं है, कोई ऐसा षड्यंत्रकारी व्यक्ति उसके पीछे है इस पूरे घटनाक्रम के? निश्चित रूप से, क्योंकि जो गाड़ियां आई थी बाहर की थी, वो बाहर की थी गाड़ी, उन गाड़ियों से हथियार भी बरामद हुए। और जहां तक बयान जो अभी दर्ज हुए हैं, उन बयानों में विरोधाभास है। हमने किसको फ़ोन लगाया, हमने इनको फ़ोन लगाया, फिर उनने उनको फ़ोन लगाया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं। और वीडियो में भी उसी प्रत्याशी को, महिला प्रत्याशी ने कहा है कि वहाँ का जो टीआई है वो एकदम से गोपाल भार्गव का चमचा है, इस तरह के शब्दों का उपयोग हुआ है और वो थाना छोड़ के भाग गया जब मैं पहुंचा तो। सुनना पड़ा होगा आपने सारा? नहीं, वो तो मैं नहीं देख पाया। लेकिन कांग्रेस का तो खैर ये शगल है कि पहले दिन से ही आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तो अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों को भूखा मारने की बात करवाने की बात हो रही थी। वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के, उन्होंने ऐसी बात नहीं की। तो ये तो कांग्रेस का शगल है कि अधिकारियों को आज के बाद कल आता है, कल के बाद परसों आता है, इस प्रकार के उनके बयान आते रहते हैं। चलिए, एक आखिरी प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा, वो ये है कि 3 तारीख को मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है 3 दिसंबर के बाद, क्या गोपाल भार्गव जी मुख्यमंत्री के लिए दावा करेंगे? दावेदारी बड़ा सीधा प्रश्न है। दावा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन कोई विरोध नहीं पालेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे। दावा करेंगे, अपनी बात रखेंगे। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य हमेशा से रहा है और आगे भी होगा, लेकिन हम किसी से विरोध नहीं पालेंगे, ये भी हमारा तय बात है। जी, मतलब बगावत नहीं करेंगे ना, बगावत करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। 1985 से लेकर 2023 तक भारतीय जनता पार्टी ने भैया गोपाल भार्गव को बहुत कुछ दिया है, मान दिया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी है, पद दिए हैं। ये माँ की तरह हो, माँ से रूठा जाता है, लेकिन माँ से बगावत नहीं की जाती, गद्दारी नहीं की जाती। ये स्वभाव में नहीं है, खून में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभिषेक भार्गव जी गोपाल भार्गव जी के पुत्र हैं, लेकिन आपने पूरा इंटरव्यू सुना होगा, कितनी नॉलेज इनको है, कितने एक एक मुद्दे पर जिस तरह उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी जो आरोप लगा रही उनके छोटी बहन की तरह कहा है और उसको मेरे चैनल के माध्यम से आह्वान किया है कि वो सीधे संपर्क करे, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, यहां तक कहने को तैयार हैं। उनका यह भी कहना है कि कोई बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझने की कोशिश करें, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इसको बेनकाब करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि यदि 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो गोपाल भार्गव जी एक सीमा में रहकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जरूर करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।